जब हम हेल्दी होते हैं तो हमारे आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, हम खुश रहते हैं बिकॉज हम हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी होती है। और अगर हमारे जॉइंट्स साथ दे दे तो फिर हम पर्वत भी चढ़ सकते हैं और हर ऊंचाई को भी छू सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट्स में तकलीफ आ जाती है और जिस वजह से नॉर्मल लाइफ को भी लीड करना कई बार दिक्कत भरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और आर्थराइटिस ये बीमारी क्या है और जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे आपको आपकी नॉर्मल लाइफ लीड करने में मदद कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं हेलो डॉक्टर में। नमस्कार, मेरा नाम है निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। और आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में स्पेशली जुड़ गए हैं डॉक्टर स्वप्निल गाडगे जी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डायरेक्टर है गाडगे हॉस्पिटल के। सो हेलो सर, वेलकम टू हेलो डॉक्टर। हेलो। तो जैसा मैं अभी कह रही थी कि जॉइंट्स जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली लाइफ में हमें सारी चीजें करने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जॉइंट्स में तकलीफ आ जाती है और आर्थराइटिस ऐसा कॉमन वर्ड है जो आजकल सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि आर्थराइटिस ये एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है। अर्थराइटिस एक ले वर्ड है, जैसे कि कोई भी जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, ये सब अर्थराइटिस के सिम्टम्स है। तो एक पैथोलॉजी यानी अर्थराइटिस में होता क्या है, जहाँ पे भी अपना जॉइंट में बोन रहता है, बोन के ऊपर एक कवर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो जब भी ये कार्टिलेज डैमेज होता है, जिसके कि काफ़ी सारे रीज़न है, मोस्ट कॉमनली जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी उम्र के साथ होने वाला बात, जिसमें कि बिकॉज ऑफ द डिजनरेशन कार्टिलेज डैमेज होता है। तो जब एक कार्टिलेज डैमेज होता है तो अंडरलाइंग जो बोन रहता है दे स्टार्ट रबिंग ऑन ईच अदर, यानी हड्डियां एक के ऊपर एक घिसना शुरू होती है, जिससे कि पेशेंट को दर्द देना शुरू होता है। जैसे जैसे ये डिसीज बढ़ता है तो बोन और घिसते घिसते इसके लिए वजह से डिफॉर्मिटी आती है। तो डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, पेन, ये जो सारे फैक्टर्स है इसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, तो जैसा आपने कहा कि एज फैक्टर कई बार मैटर करता है, तो एज फैक्टर के अलावा और कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम अगर स्पेसिफिकली बोले कि नी अर्थराइटिस, नी जॉइंट का या फिर हिप जॉइंट का अर्थराइटिस हो सकता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अर्थराइटिस कार्टिलेज डैमेज की वजह से होता है, तो कार्टिलेज डैमेज होने के काफ़ी सारे रीजंस है, जैसे कि एक एज रिलेटेड, सेकेंड मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा यानी फ्रैक्चर वगैरह अगर किसी को होता है तो दिस लीड्स टू द कार्टिलेज इंजरी और उसके वजह से पेशेंट को आगे चल के अर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि इन्फेक्शन, अगर कभी किसी को जॉइंट में इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से कार्टिलेज इंजरी होती है और पेशेंट को आगे चल के अर्थराइटिस हो सकता है। वैसे और देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रकार के अर्थराइटिस है, जैसे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउटी अर्थराइटिस है। तो इसमें अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहती है वो अपने कार्टिलेज और साइनोवियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, जिससे कि इसका डैमेज होना शुरू होता है और बाय द एज ऑफ 40-50 पेशेंट को सीवियर अर्थराइटिस हो जाता है, जिससे कि उनको चलते भी नहीं आता। ओके। काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे कि जेनेटिक बोल सकते हैं। अगर कभी किसी फैमिली में माता पिता को अगर अर्थराइटिस है तो उनके बच्चों में अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। और कई बार आप भी ये देखते होंगे कि पेशेंट्स आपके पास काफ़ी देर से आते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि नॉर्मल कभी घुटना दुख रहा है या फिर कभी हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, सिम्टम्स क्या होते हैं कि आर्थराइटिस है और जल्द से जल्द हमें आपके पास आके कंसल्ट करना है? अर्थराइटिस और जॉइंट पेन यानी अर्थरालजिया, जॉइंट पेन यानी कोई भी वजह से हो सकता है, जैसे खेलते खेलते कभी कुछ स्प्रेन हो गया है, नहीं तो कोई फंक्शन में हम लोग काफ़ी देर के लिए बैठे हैं, नहीं तो कभी हम लोग बाहर जाते हैं, एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ये सिर्फ जॉइंट पेन है, इसमें आपका कार्टिलेज डैमेज नहीं होता है। तो इसमें हम लोग यूजुअली एक पेन किलर दे देते हैं पेशेंट को और 7 दिन में पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। अर्थराइटिस में सिर्फ पेन नहीं रहता है, अर्थराइटिस में डैमेज की वजह से जॉइंट तिरछा हो जाता है। okay. तो डिफॉर्मिटी जो मेन आती है वो बिकॉज ऑफ द बोन डिस्ट्रक्शन। तो जब बोन डिस्ट्रक्शन शुरू होता है उसको हम लोग जॉइंट अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। तो कोई जब आपके पास आता है कि तकलीफ हो रही है, ये चीज़ें हैं या हिस्ट्री बताते हैं कि शायद मैं गिर गई थी या गिर गया था तो इस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो आर्थराइटिस है या नहीं, इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? गिरने के इमीडिएटली बात ऐसा नहीं है कि अर्थराइटिस हो जाएगा। अगर कोई भी इंजरी की वजह से अगर जॉइंट के कार्टिलेज को इंजरी होती है
तो ओवर द पीरियड यानी 4-5 साल के बाद भी पेशेंट को दर्द बने रहेगा। इवन आफ्टर उन्होंने रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें अगर उनको रिलीफ नहीं होता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जॉइंट को कहीं ना कहीं चोट बैठी है, जिस वजह से इनका पेन प्रोलॉन्ग हो रहा है। ओके, तो इस तरह से फिर आप टेस्ट एंड डायग्नोसिस कर तो इसको डायग्नोस करने के काफ़ी सारे माध्यम हैं। तो इनिशियली हम लोग रूटीनली एक्सरेज एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जिससे कि हमको कहीं हद तक के पता चलता है कि अगर जॉइंट को इंजरी है तो हमको ये समय में क्या करना चाहिए। बट अभी कैसे है कि इसमें लूप होल्स काफ़ी है। जैसे कि अगर मान के चलो कि बहुत माइनर इंजरी है तो वो इंजरी कभी हील नहीं होती है। मेनली पकड़ के चलिए कि आप हिप फ्रैक्चर्स में ये एवियन होना बहुत कॉमन है। तो एवियन की जो पहले की 2 स्टेजेस है वो हमको एक्सरे में नहीं पता चलती, पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट को बराबर ट्रीट नहीं किया ये समझ के कि सिर्फ जॉइंट पेन है तो पेशेंट को आगे चल के अर्थराइटिस हो सकता है। तो इसलिए अगर हम लोगों को लगता है कि सिग्निफिकेंट इंजरी की हिस्ट्री है तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एमआरआई कराएं। तो एमआरआई में हमको पता चलता है कि फ्रैक्चर कितने हद तक के है और बोन का ब्लड सप्लाई कहीं डैमेज हुआ है क्या, तो इस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ओके, सो क्या लाइफस्टाइल फैक्टर या जॉब फैक्टर, बहुत देर स्टैंडिंग जब कोई जॉब है या फिर बहुत देर बैठने का है या फिर कुछ हैवी लिफ्टिंग का कुछ ऐसा, तो क्या जॉब फैक्टर या लाइफस्टाइल फैक्टर अफेक्ट करता है हिप आर्थराइटिस या जॉइंट मतलब नी जॉइंट के लिए? लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स है। तो यूजुअली हम लोग जो भी 45-50 एज के जो लोग रहते हैं उनको हम लोग थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोलते हैं कि जैसे अगर इफ़ यू आर क्रॉसिंग 45-50 एज तो आपको नीचे बैठना बंद करना चाहिए। तो पालथी मार के अगर बैठेंगे तो आपके घुटने का वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। और रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए। एक्सरसाइजेस ऐसी करना चाहिए जिसमें कि आपके जॉइंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। जैसे कि स्टैटिक साइकिलिंग, स्विमिंग। पर जैसे एक पर्टिकुलर एज के बाद रनिंग, जॉगिंग, जुम्बा ये सब अवॉइड करना चाहिए। मेनली अभी देखा जाता है कि जैसे अभी कोविड के वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाए थे जो कि नेसेसरी थे फॉर द लाइफ सेविंग, बट उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग एवियन बोलते हैं कि हिप जॉइंट्स का जो ब्लड सप्लाई रहता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को तब समझ में नहीं आता, बट अभी 4-5 साल के ओवर द पीरियड जॉइंट अर्थराइटिस हो जाता है इनको। और उनको अगर ये हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम लोग उनका जॉइंट प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, सो वही कहते हैं ना, अर्ली डिटेक्शन राइट इज ऑलवेज लाइफ सेविंग। यस, काफ़ी सारे लोग कैसे रहता है कि जॉइंट पेन है ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं, पहले अपने घर पे ही ट्रीटमेंट लेते हैं कि जॉइंट पेन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक वो डॉक्टर के पास हमारे पास आते हैं तब तक कि उनको अर्थराइटिस हो चुका रहता है। तो अगर यंग पेशेंट्स को जॉइंट पेन अगर फील हो रहा है और दे अवॉइड इट तो ये एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके रीज़न क्या है जॉइंट पेन का वो एक बार पता करते हैं तो इट्स गुड। ओके, और जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है या नॉन सर्जिकल भी है, और कौन से केसेस में आप डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू डू द जॉइंट रिप्लेसमेंट? जैसे कि अभी अपन अर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थराइटिस के काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। तो इनिशियल 2 स्टेजेस, 4 स्टेजेस रहते हैं अर्थराइटिस के। तो इनिशियल 2 स्टेज में जो रहते हैं हम लोग जॉइंट को बचा सकते हैं। तो ये पेशेंट को हम लोग यूजुअली मेडिसिन देते हैं, पेन किलर्स देते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम 5 to 7 days, जिसमें कि पेशेंट को थोड़ा आराम हो जाना चाहिए। और उसके बाद जॉइंट कार्टिलेज रीजनरेटिंग टैबलेट्स आती हैं अभी, ग्लूकोसामाइन और अनडीनेचर्ड कोलेजिन। तो ये टैबलेट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा हमारा कार्टिलेज रीजनरेट हो। तो उसके वजह से अगर हम लोग अगर इनिशियल फेज में ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं तो हम लोग अपना जॉइंट डिस्ट्रक्शन बचा सकते हैं। सेकेंडली, फिजियोथेरेपी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजियोथेरेपी हम लोग शुरू करते हैं पेशेंट को। फिजियोथेरेपी में हम लोग जो भी सपोर्टिंग मसल्स रहते हैं जॉइंट के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो मसल्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं। थर्डली कैसा रहता है कि अगर पता चल रहा है कि जॉइंट जो है अभी एक्यूट फेज में है, पेन काफ़ी है, तो वी सजेस्ट पेशेंट की वो रेस्ट ले, नहीं तो डी लोडिंग ऑफ जॉइंट यानी केन लेके चले, नहीं तो वॉकर लेके चले महीने भर के लिए, जिससे कि वो जॉइंट पे प्रेशर नहीं है और जॉइंट को समय मिले ठीक होने के लिए, हील होने के लिए। राइट। डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हम लोग मना करते हैं पेशेंट्स को ये करने के लिए।
और तभी भी अगर रिलीफ नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे स्टेप अप करते हैं। ओके। बट अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 नहीं तो स्टेज 4 पे आता है, स्टेज 3 यानी दर्द काफ़ी है, स्वेलिंग काफ़ी है, मूवमेंट्स कुछ भी नहीं है जॉइंट में, जॉइंट तिरछे हो गए हैं, तो इन लोगों को तो क्लियर कट हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। बट अगर पेशेंट का उम्र कम है तो कोई भी डॉक्टर पहले सोचेगा कि हम लोग जॉइंट प्रिजर्व कैसे करें। तो जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी इज़ द न्यू थिंग। जैसे कि हम लोग आर्थ्रोस्कोपी करके, यानी इन्वेजिव मेथड हो जाती है, जैसे हम लोग बॉडी के अंदर जाके कॉज देखते हैं कि क्या चीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है एंड वी ट्राई टू रिपेयर इट। ओके। तो एक आर्थ्रोस्कोपी हो गई। बाद में अगर डिफॉर्मिटी है, हमको पता चल रहा है कि एक हिस्से पे लोड ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग लोड बेयरिंग चेंज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोटॉमी। तो बोन ऑस्टियोटॉमी करके हम लोग देखते हैं कि जो वेट बेयरिंग सरफेस है हम लोग वो चेंज कर देते हैं। तो इससे हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोलॉन्ग नहीं तो डिले कर सकते हैं। ओके। अगर ये सब करने के बाद भी नहीं तो अगर जॉइंट रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है कि हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करके वी आर नॉट गिविंग एनी रिजल्ट टू द पेशेंट, तो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है? मतलब कई बार लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट ये वर्ड सुनकर डर जाते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में होता क्या है? जॉइंट रिप्लेसमेंट एक है तो काफ़ी मेजर सर्जरी, बट नेसेसरी भी है अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है एंड यू वांट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ। ओके। तो जैसे अभी आप सबने सुना होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट मेनली हिप और नी जॉइंट में होता है। ये दो जॉइंट खराब होने के मेन रीजन है बिकॉज दे आर वेट बेयरिंग जॉइंट, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट अपने ये दो जॉइंट्स पे आता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे कि हिप जॉइंट अगर पकड़ते हैं तो हिप जॉइंट में खराब होने का रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि एज रिलेटेड है, एक एवियन की वजह से है। तो इसमें जब बॉल खराब हो जाता है हिप जॉइंट का तो इट स्टार्ट्स रबिंग ऑन द कैप, यानी बॉल और कैप एक जॉइंट रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो हिप जॉइंट में हम लोग जो बॉल खराब हुआ है वो हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग उस दौरान देखते हैं कि अगर कैप यानी अगर ऊपर का कैप बराबर है तो वी ट्राई टू प्रिजर्व इट। तो ये सर्जरी की हम लोग हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। वैसे ही नी जॉइंट में है, नी जॉइंट में अभी आपने सुना होगा कि यूनिकॉन्डेलर बोलते हैं, यानी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी सिर्फ वो हिस्सा हम लोग चेंज करते हैं जो खराब हुआ है। बट ये चीज़ देखी गई है कि यूनिक कंपार्टमेंटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक के नहीं चलता है और वापस 4-5 साल बाद पेशेंट हमारे पास टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आता है। तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कैसा है कि जैसे लेग बोन का हम लोग जो ख़राब हिस्सा है वो निकाल देते हैं और थाई बोन का भी ख़राब हिस्सा निकाल देते हैं। तो जैसे कैपिंग बोल सकते हैं आप इसको। बहुत लोगों को ऐसा लगता है जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी पूरी हड्डियाँ चेंज करती है, वो वैसा नहीं होता है। जो हिस्सा ख़राब हुआ है वो हम लोग शेव ऑफ करते हैं। वी ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व एज मच एज बोन वी कैन। ओके, सो दैट उनको आगे चल के वापस फिर से वेट बेयरिंग वाला चीज़ में तकलीफ ना हो। यस। ओके। सो जिनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो क्या प्रिकॉशंस ले और किस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस से लीड करें? कैसे करते हैं वो? जॉइंट रिप्लेसमेंट के जैसे इंडिकेशंस फॉर द यंग एक अलग रहते हैं और ओल्ड एज में अलग रहते हैं। तो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स रहते हैं उनका जो मेन क्राइटेरिया एम रहता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो तो और हमको पेन फ्री रहना है। तो इन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप रूटीनली जो काम नहीं करते आते थे अभी जॉइंट पेन की वजह से वो आप कर सकते हैं। तो बहुत बार उन लोगों की उम्मीद ये रहती है कि हम लोग नीचे बैठ सकते हैं क्या, हमको ये करना है। तो जैसे कि मॉडल्स काफ़ी अच्छे आए हैं अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट के, दे परमिट कि आप नीचे बैठ सकते हो, बट ये एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप मान के चलो कि एक गाड़ी है, अगर आप उसको अच्छे रास्ते पे चलाते हैं तो उनके चक्के ज़्यादा साल चलेंगे और अगर आप ख़राब रास्ते पे चला रहे हो तो जल्दी वेयर एंड टियर होगा। तो सिमिलरली ये आर्टिफिशियल जॉइंट है। तो आर्टिफिशियल जॉइंट का जैसे कि लाइफ इट्स रेंज फ्रॉम द 20 to 25 ईयर्स, अगर हमने उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा साल चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, बट अगर कोई सिचुएशंस है जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप नीचे बैठ सकते, बट रूटीनली एक हैबिट नहीं बनाना चाहिए कि मैं अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया तो अभी मैं रोज़ नीचे बैठ। वैसे ही यंग पेशेंट्स में जो रहता है तो यंग पेशेंट में हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं बोलते हैं उनको करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अभी मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया तो आई कैन रन, आई कैन जॉग।
तो इसमें कैसा होगा कि जितने बार इम्पैक्ट आएगा, आपका स्ट्रेस आएगा जॉइंट पे, तो उसकी दे टेंड टू वियर एंड टीयर। तो आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट आपका जो था मेन एम कि मैं पेन फ्री रहना चाहिए और मेरे को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उसकी वजह से आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हो। और जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ नेवर कि जैसे सर्जन एडवाइस सर्जरी नहीं है। और काफ़ी सारों का रहता है कि मेरी उम्र कम है, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराता हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, अभी तो क्या रह गया, अभी क्यों जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ यूजुअली अ पेशेंट डिमांडिंग सर्जरी। अभी काफ़ी ओल्ड पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो अभी जैसे हम लोगों ने बोल दिया उसको कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट लगता है, बट दे डोंट गो फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट। उनका सोचना ऐसा है, अभी तो सर रहा ही क्या है, तो अभी क्या मतलब है करके। और वैसे ही एक यंग लेडी आती है, ऑफिस गोइंग लेडी, शी इज़ 45-50 एंड शी इज़ हैविंग पेन इन जॉइंट्स। तो वो बोलती है कि सर नहीं, मेरे को मेरा काम रुक रहा है पेन की वजह से एंड आई वांट टू बी फ्री और मेरे को काम करना है। तो वो अपना 45-50 में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो ये मेनली पेशेंट डिमांड सर्जरी रहती है। सो आप एडवाइस करते हैं, बाकी डिसीजन Yes, वो लेते हैं। हम लोग एडवाइस करते हैं, यानी जो चीज़ प्रिजर्व नहीं कर सकते। जैसे लोगों को लगता है कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जॉइंट पेन लेके, तो हमको डॉक्टर बोल देंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। ये सच नहीं है। हम लोग भी ये सोचते हैं पहले कि कोई इससे हम लोग अगर जॉइंट बचा सकते हैं तो हम लोग पेशेंट को वो एडवाइस करें। अगर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है जिससे कि हमको समझ में आ रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है, तो ही हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। तो यही मतलब जैसे डायग्नोसिस कर अगर आप तय करते हैं कि नाउ ये ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या फिर उनका मतलब जॉइंट अभी बियॉन्ड सेविंग चला गया है, तो आप उसे सजेस्ट। हाँ, जैसे नी जॉइंट अगर देखा जाए तो अभी बहुत बार अभी हम लोगों में एक मेन कंस्ट्रेंट रहता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जॉइंट रिप्लेसमेंट के। तो ये पेशेंट को हम लोग वी जस्ट ट्राई कि हम लोग इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोलॉन्ग कैसे करें, बट ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं रहती। तो जैसे इंजेक्शंस देते हैं इंट्राआर्टिकुलर, ये पेन किलर के इंजेक्शंस रहते हैं जिससे कि पेशेंट एक 6 महीना 8 महीना निकाल पाए, बट ये रेगुलरली टेकिंग ये एडवाइजेबल नहीं रहता। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट में अभी हमने इसके बारे में बात की, लेकिन एक और टर्म है इसके साथ जुड़ा हुआ जो कि है रिविजन जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो ये नया टर्म क्या है, मतलब ये उसके आगे की फेज है या फिर ये एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? नहीं, रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट ये एक पूरा अलग सर्जरी है। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी अपने यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ गया है, तो लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, जो पहले बहुत कम होते थे कई सालों तक के, अभी ये हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशंस आने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो अगर मान के चले कि कोई पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और वो कभी गिर जाते हैं, उसकी वजह से उनको फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड। तो हम लोगों के पास उसके बाद में भी ऑप्शंस रहते हैं कि जॉइंट को बचा के हम लोगों को बोन को फिक्स करने के लिए रॉड लगाना है, प्लेट लगाना है। अगर आर्टिफिशियल जॉइंट जो लगाए हैं वो अगर लूज़ हो गया है तो हम लोग उसको दूसरे जॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। वैसे ही अगर मान के चलते हैं कि कोई पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और उनको उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसके हालांकि चांसेस कम रहते हैं, बट हम लोग ये बोलते हैं कि 10 से 15% पेशेंट्स में चांसेस है कि जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके भी कैटेगरीज काफ़ी है, यानी रीजंस काफ़ी है। जैसे अगर मान के चलो कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, जैसे मैंने बताया आपको कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह, तो ये पेशेंट की कैसे कि स्किन कंडीशंस अच्छे नहीं रहते हैं, उनके बॉडी में जो इन्फ्लामेशन के फैक्टर्स है वो हर वक्त हाई रहते हैं, तो उसके वजह से इनकी बॉडी दे आर मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शंस। तो ये पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बट उसको भी क्योर करने के लिए वो एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स हम लोग काफ़ी हायर एंड के शुरू करते हैं, और वो इम्प्लांट निकाल के यानी वो जॉइंट निकाल के जब हम रिवीजन प्रोस्थेसिस डालते हैं तो उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो ये 2 मेन रीजंस है रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट के। अदर देन दिस, अगर मान के चलो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया है और जॉइंट बराबर साथ दिए, अपने 15-20 साल चले हैं, और उसके बाद में वो भी जॉइंट अगर ख़राब होते हैं तो वो चीज़ों में हम लोग जॉइंट रिवीजन करते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल होप एंड स्मॉल चांस कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मतलब जितने जल्दी आपसे आके कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी जॉइंट बचाने के चांसेस भी हैं और उस पर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने के भी चांसेस हैं। राइट। तो यानी वही है कि अगर आपको पेन शुरू होता है तो यू शुड टेक सम प्रिकॉशंस। अगर जैसे मान के चलते हैं कि अभी
यंगस्टर्स काफ़ी आते हैं जॉइंट पेन लेके, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं यार ये लेते हैं वो लेते हैं, दे स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट एट होम। तो वैसा ना करते हुए कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो जैसे वेजिटेरियन डाइट में आपको बताऊं तो पनीर, टोफू, सोयाबीन, है ना, काले चने, फिर एग, मटन, बाकी नॉनवेज पूरा डाइट, दिस आर वेरी गुड सप्लीमेंट्स फॉर द हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम। सेकेंडली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये बताऊंगा मैं कि जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग, ये लिमिट करना चाहिए, नहीं तो हालांकि नहीं करना चाहिए, जस्ट नॉट फॉर योर जॉइंट्स ओनली, बाकी भी चीज़ों को अफेक्ट करती है। राइट। और फिलहाल जो हमारा कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह है, या फिर किसी भी जॉब के बारे में अगर मैं बात करूं तो कई लोगों के लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स है, कई लोगों के बहुत सारे बैठने के, बहुत देर तक बैठे रहते हैं। सो ऐसे मतलब जो जॉब गोइंग ऑन लोग हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि उनको जॉइंट्स के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? यानी ये दिस इज अ मिथ कि हम लोग जो सोचते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, लॉन्ग सिटिंग जॉब है, अभी हम लोगों से ज़्यादा मेहनत हम लोगों के एल्डर्स ही करते थे। बिल्कुल। तो उसमें कैसा था कि हम लोग अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट रेगुलरली एक्सरसाइजिंग, वी आर नॉट कीपिंग अवर मसल्स एक्टिव। तो जब भी हम लोग अगर इनएक्टिव मसल्स, जैसे हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं एंड वी आर अवॉइडिंग अवर फिजिकल हेल्थ, तो वो आपको स्ट्रेस करेगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स अपने हिप और नी जॉइंट है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए जो लिगामेंट्स और मसल है, अगर वो स्ट्रेंथन अप होते हैं तो आपको फिर ये जॉइंट पेन नहीं होगा, जॉइंट डैमेज नहीं होगा। वैसे सिमिलरली अभी जैसे सिटिंग जॉब है, हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट बैक एक लेके आते हैं इवन इन देयर 30s 35। तो ये ऐसा है कि हम लोग कभी भी आज तक के किसने भी, मेरे को नहीं लगता है कि बैक की तरफ फोकस किया है, कि नो वन इज़ डूइंग बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। दिस इज़ द मेन रीज़न कि पेशेंट को बैक पेन शुरू हो रहा है। अगर हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई पेशेंट को हम लोग विदाउट मेडिसिन सिर्फ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ही ये कर रहे हैं, एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट इवेंचुअली स्टार्ट्स इम्प्रूविंग इन 15-20 डेज। तो सिमिलरली ये जॉइंट्स के लिए भी है। अगर हम लोग रेगुलरली लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हम लोग अपने लाइफ में लेते हैं, जैसे कि स्विमिंग, एक ब्रिस्क वॉकिंग, स्टैटिक साइकिलिंग, जिससे कि आपके थाई और हिप बोन्स के मसल स्ट्रेंथन अप रहे, तो उससे आपको जॉइंट पेन अवॉइड हो सकता है। राइट। सो आज हमने आर्थराइटिस के बारे में और हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट के बारे में आपसे बात की। सो आज हेलो डॉक्टर में आप हमारे साथ थे। आई एम श्योर लोगों को आपकी बातें सुनकर ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हमें डाइट का ख्याल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और ज़रा भी अगर डाउट आता है कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर पेन हो रहा है, तो घर में ट्रीटमेंट ना कर प्रॉपर आपसे कंसल्टेशन अगर वो लेंगे तो हो सकता है कि मतलब आगे आने वाली चीज़ों से वो बच सके। राइट। सो हमेशा हम ये कहते हैं कि खुद पे ट्रीटमेंट ना करते हुए एक्सपर्ट्स की सलाह अगर लेंगे, तो एक आखिरी मैसेज आपका क्या होगा सारे व्यूअर्स के लिए? तो मैं तो यही बताऊंगा सबको कि जैसे अगर जॉइंट पेन होता है तो वो अपने घर पे खुद डॉक्टर ना बने, बिकॉज हम लोग भी जब भी पेशेंट्स को कोई एडवाइस करते हैं तो हम लोग पहले हमारे रिलेटिव को वहाँ पे इमेजिन करते हैं कि अगर मेरा कोई रिलेटिव ये एज में यहाँ पे आता है तो मैं उसको बेस्ट ऑप्शन क्या दे सकता हूँ, तो उस हिसाब से ही हम लोग उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। और सेकेंडली ये सब मिथ है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है अपने पास जॉइंट पेन के लिए। अगर वो प्रॉपर समय पे हम लोग उसकी ट्रीटमेंट परस्यू करते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। राइट। सो एक जो प्री कंसीव नोशन होता है दिमाग में कि दुख रहा है तो मतलब अभी एकदम एंड स्टेज ही इमेजिन कर लेते हैं, वैसा नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद चीज़ें सामने आती है, तब ट्रीटमेंट ऑप्शन शुरू किए जा सकते हैं। सेकंड, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ आपको कि आई एम अगेंस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन जब आपका जॉइंट पूरा खराब हो जाता है, टू कीप यू मोबाइल और पेन फ्री। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके लिए सूटेबल कौन सा है ये देखकर ही आपको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज हेलो डॉक्टर में हमने बात की डॉक्टर स्वप्निल गाडगे जी से आर्थराइटिस के बारे में, हिप जॉइंट और नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट के बारे में। सो और भी ऐसी चीज़ें जानने के लिए आप देखते रहिए UCN। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की। आई एम श्योर ये सारे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए UCN, देखते रहिए हेलो डॉक्टर। मैं हूं निकेता।